Assalamu alaikum class. My name is Iqra Arshad and I am the lecturer at Quaid-e-Azam Institute of Nursing and Allied Health Sciences. I am teaching chemistry to the PMS student. Today we are going to discuss the chapter number 1, the composition of the substances. In the composition of the substances, we will discuss the different compositions of different substances in the chemistry. First of all, we will discuss matters. मैटर होते क्या हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी स्पेस है, जिसका वजन है, या वो किसी कोई जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसी चीज़ कोई भी वो चीज़ हो सकती है जिसका आपके पास वेट है और वो जगह या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हो कि मैटर। तो उसकी डेफिनेशन में उसने क्या बताया हुआ है, मैटर्स is anything that takes up space या occupies space and have weight या can be weighed, यानी कि उसका वजन किया जा सकता है, तो उसको आप क्या कहते हो, मैटर। सब्सटेंस, अगर हम लोग सब्सटेंस की बात करें तो ये मैटर की एक पर्टिकुलर काइंड है, ठीक है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि सेम वे में उसकी जो कंपोजिशन हुई होती है वो सेम वे में होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास शुगर है, उसके साथ साथ आयरन एग्जांपल आ जाती है आपके सब्सटेंस की, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो, सब्सटेंसेस। अब अगर हम लोग बात करें एटम्स की, तो एटम्स आपको पता है कि दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और दे आर इंडिविजिबल, ठीक है, यानी कि उनको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो आपका ग्रीक फिलोसफर था, उसने सोचा, थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो मैटर हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिनको आप फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया किसका, एटम्स का, जिसमें ग्रीक वर्ड एटम्स मीन्स इंडिविजिबल, ठीक है। ग्रीक का वर्ड एटम्स है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इंडिविजिबल, यानी कि वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया कि गेव एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की और उसके मेन पार्ट्स जो थे वो थे, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी कि जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से। तो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक एलिमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जितने यानी कि एलिमेंट्स जो भी हैं, उसका क्या है कि एटम्स जो होंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब अगर हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम की बात करें तो उसमें क्या आता है कि एटम जो है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली अगर ना करता हो, ठीक है, एग्जिस्ट ना करता हो, और वो केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, कॉपर, इसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एटम्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया कि एटम्स को आप क्या कहते हो, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो साइंटिस्ट ने हमें ये कहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, तो एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है।
जिसको आप क्या कहते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। यानी कि आपका जो एटम है वो आपके प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो आपके पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ऑफ द एटम। एविडेंस ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम्स बहुत छोटे होते हैं साइज में और उनको आप लोग देख नहीं सकते हैं। दे कैन ओनली बी सीन बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसको आप सिर्फ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। इसमें आपके पास दो टाइप्स आते, माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, इट कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का साइज मेजर कर सकती है जिसका साइज हो 500 नैनोमीटर से अबव हो। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10 to 9 मीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो 500 नैनोमीटर से अबव जिसका होगा, ठीक है, उसको सिर्फ ये क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो वो उन की इमेजेस, उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज देता है जिसकी आपके पास वेवलेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है और उसको आप विजिबल लाइट से क्या करते हो, देख नहीं सकते। अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम्स की पे ये क्या करता है कि हेल्प से ये वर्क करता है, ठीक है। इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें विजिबल लाइट की जगह आप क्या यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हो, जिसमें वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल लाइट से बहुत छोटी होती है, ठीक है। और आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो ग्रेफाइट का जो पीस होता है ना उसको क्या कर सकती है, दिखा सकती है, जिसको आप मैग्नीफाई करो तो वो 15 मिलियन टाइम्स बहुत छोटी होती है और उसको इन्हेंस करके 15 मिलियन तक आपको मैग्नीफाई बढ़ा करके वो क्या कर सकती है, दिखा सकती है। द ब्राइट बैंड्स इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम। ये आपकी बुक में एक इमेज दी होगी, उसमें आपके ब्राइट बैंड्स होंगे, ठीक है, जो कि आपकी लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करते हैं। इसमें जो आपके पास ब्राइट बैंड्स आ रहे हैं ये आपके पास क्या है कि लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद साइज एंड मास ऑफ एटम देखें तो जो एटम का डायमीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि इक्वल होता है आपके पास 0.2 नैनोमीटर के। और अगर एटम्स की मास का रेंज देखें तो वो 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻25 kgs तक होता है, ठीक है। ये जो इस तरह से आपका हेड टाइप वो दिया होता है, इसका मतलब है कि ये पावर में है, -27 और -25 आपका पावर में है। मैसेज ऑफ एटम्स ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। जो आपकी मैसेज ऑफ एटम्स हैं उसको आप लोग क्या करते हो, एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हो। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि आपकी एटम्स के मास को फाइंड करने के लिए जो एटम यूनिट आप लोग यूज़ करते हो उसको आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि जिसकी एब्रीविएशन है AMU, ठीक है। तो एक AMU जो है वो इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम के। मॉलिक्यूल की तरफ आए तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि आपके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूल कहते हो। इसमें एग्जांपल किसकी आ रही है, H2, हीलियम की, क्लोराइड की, H2O वाटर की, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसको आप लोगों ने 3 में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके सबसे पहले बेसिस आ जाती है एटॉमिसिटी, फिर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स के सेम है या डिफरेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, साइज और मॉलिक्यूलर वेट पे आपने उसको डिवाइड किया हुआ है।
अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो आपके पास 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। जो मोनोएटॉमिक होते हैं उनमें आपके पास सिंगल एटम होते हैं, ठीक है। जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास आपके पास 2 एटम्स होते हैं, और पॉलीएटॉमिक में मोर देन 2 एटम्स होंगे तो उनको आप क्या कहोगे कि वो पॉलीएटॉमिक है। जैसे आप पहला देखें, हीलियम और नियॉन है, दे आर द सिंगल, उनके पास एक ही एटम है, हीलियम के पास भी एक ही है और नियॉन भी एक ही है, तो वो क्या है आपके पास मोनोएटॉमिक है। और अगर हम लोग डायटॉमिक की बात करें तो उसमें क्या है आपके पास 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के भी 2 हैं, N2 2 हैं, और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स मिलके आपको क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, O2 और N2। उसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पॉलीएटॉमिक में 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास एटम होते हैं। अब देखो वाटर देखते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग NH3 देखें तो इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो मीन्स के ये 4 एटम्स हैं इसके अंदर। तो मोनोएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सिंगल है, डाई ऐसे जिनके पास 2 एटम्स हैं, और पॉलीएटॉमिक वो होते हैं जिनके पास मोर देन 2 एटम्स होते हैं। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम बात करें तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ यानी कि जो एटम्स हैं वो सेम काइंड के हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2 और नाइट्रोजन है N2, तो दे आर द होमोएटॉमिक। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है, जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड 2 अलग अलग एटम्स हैं। इसी तरह NH3 है तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो ये दीज आर द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग साइज की बेस पे बात करें और मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे बात करें तो उसमें आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके पास जो आपका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। उनको आप क्या कहते हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनका साइज और वेट बहुत कम होता है, तो जिसमें आपके पास ऑक्सीजन, O2 और हाइड्रोजन की एग्जाम्पल आती है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका आपके पास साइज भी ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन है तो उसका अगर हम लोग बात करें तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और हीमोग्लोबिन होती कहाँ पे है, आपके ब्लड में होती है, जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसके पास तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं, यानी कि वो 10,000 एटम्स मिलके आपके पास क्या करते हैं, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड 68,000 टाइम्स हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा भारी होता है। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड सिंबल्स, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और उनके सिंबल्स को देखते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हमने सुना हुआ है कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, जिसमें आपके पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर थे, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स, ठीक है। उस टाइम ये सोचा जाता था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको आप फर्दर सिंपलर यूनिट में क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली तौर पे अकर कर रहे होते हैं। 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से सिर्फ आपके पास 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली तौर पे अकर कर सकते हैं। अगर हम लोग एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, इट इज़ अ सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स जिनका
एटॉमिक नंबर भी सेम है और उनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. It means that each element is made up of unique types of atoms. यानी कि हर एटम जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ और स्पेसिफिक या यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है. एलिमेंट्स नेचर में या तो फ्री फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं. जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट परसेंटेजेस में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. उसके अलावा ओशंस में और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है. और सिमिलरली इन्हीं की अगर हम लोग आगे ओशन में बात करें तो ऑक्सीजन आपके पास 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गॉन कितनी है 0.9%. अब ऑक्सीजन देखो तीनों में आ रही है और सबसे ज़्यादा किस में है आपकी ओशंस में ऑक्सीजन पाई जाती है. ठीक है, ओशंस में वाटर होता है तो जो आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो 86% है किसमें ओशंस में. अगर स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ एलिमेंट्स तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड जो होते हैं इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं. ठीक है, तो जो आपके पार्टिकल्स या एटम्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, तो दैट वाज अकर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड. लिक्विड्स की बात करें तो इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, थोड़े आपके जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आपके थोड़े डिस्टेंस पर चले जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दैट अकर्स इन द लिक्विड स्टेट. गैस की बात करें तो वो जो आपके पार्टिकल्स या एटम्स हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस. और मोस्ट ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं जिसमें आपके पास सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड आ जाता है. लिक्विड्स में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास मरकरी और ब्रोमीन आ जाता है. गैस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन आ जाता है. अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इनको हम लोगों ने तीन में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. मेटल्स ऐसे हैं जिसमें आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यानी कि इसके अंदर से आप करंट भी पास कर सकते हैं और हीट भी पास कर सकती है. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं इनमें से ना तो हीट पास करती है ना ही आपके क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, करंट पास नहीं करता. दे एक्ट एज द गुड इंसुलेटर्स. ठीक है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स हैं. ठीक है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस की. अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स कैन बी डिफाइंड एज केमिकल एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में लाई करती हैं. ठीक है, मे बी दैट कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी अलाउ ना करते हो. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में पाई जाती हैं. अबाउट 80% आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, यानी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर. उसके बाद अगर हम लोग सिंबल्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो और विच आर द एब्रीविएशंस ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करते हो हाइड्रोजन की तो उसका जो फर्स्ट लेटर है आप लोग H यूज़ करते हो. तो जब H आता है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन H इज़ फॉर द हाइड्रोजन एंड फॉर द नाइट्रोजन, यानी कि HNCO आ जाए तो आपको पता चल जाता है आप किसकी बात कर रहे हो, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फिर कार्बन की. ठीक है, तो दीज आर द एब्रीविएशंस और द सिंबल्स. ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऐसे हैं जिसमें आप 2 लेटर्स लेते हो, जैसे कैल्शियम है तो फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए Ca, तो Ca फॉर कैल्शियम है. सोडियम की बात करें तो इसके फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं लिए लेकिन Na को हम लोग एज
सोडियम लेते हैं और ये सबके माइंड में है कि सोडियम जो है उसकी एब्रीवेशन या उसका सिंबल क्या है, Na। उसके बाद अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो Cl जहाँ पे आता है वहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोग क्लोरीन की बात करें, ठीक है। वैलेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आपके पास एलिमेंट जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी दूसरे के साथ क्या कर सके, कंबाइन कर सके। तो वो यही बता रहा है कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करता है, तो वो डैट वाज द वैलेंसी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बिस्किट हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए और उसको भूख लगी हुई है, ठीक है। तो आपके पास 4 हैं, आप अगर 3 भी खा लेती हो या 2 भी खा लेती हो तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या करती हो, वो जो 2 हैं वो आप अपनी फ्रेंड को दे देती हो, ठीक है। तो आप लोग शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सिमिलरली कि ऐसी कैपेसिटी जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है या फिर उसको दे रहा है पूरी तौर पे, तो उसको आप क्या कहते हो, वैलेंसी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आपके आउटरमोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की बात करें तो सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की पावर में 2 आता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, आपके एल्यूमिनियम में, ठीक है। देयर वैलेंस शेल्स रिस्पेक्टिवली दे लूज दोज इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। वो क्या करते हैं कि उनको डोनेट कर देते हैं किसी और को, ठीक है। तो जो उनकी इतनी वैलेंसी आए कि वो इनको डोनेट कर देंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स दैट देयर ऑक्टेट, ठीक है, जिनको अपना 8 आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कैपेसिटी है, तो वो उनको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो जो कंपाउंड हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं और न्यू सब्सटेंस जब बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स को आप उन एलिमेंट्स में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हो जिनसे वो मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब आपके पास एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन है वो अपनी और जो ऑक्सीजन है वो अपनी प्रॉपर्टीज को डिफरेंटली छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो मिलके क्या करेंगे, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी कार्बन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड आते हैं जिसमें आपके पास आयोनिक कंपाउंड आ जाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड आ जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयंस के मिलने से बनते हैं, यानी कि आयंस जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड आता है वो आपके पास क्या आता है, आयोनिक कंपाउंड। और वो जिस बॉन्डिंग के थ्रू मिलते हैं आपस में, ठीक है, जो फोर्स उन दोनों के दरमियान में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको आप आयोनिक बॉन्डिंग कहते हो, ठीक है। और अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसके जो सराउंड्स एलिमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। These oppositely charged ions attract each other very strongly as a result ionic compound, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है, आयोनिक कंपाउंड। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला यूनिट्स लाइक NaCl, KBr, CuSO4। These are the examples of the ionic compound.
अब अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनते हैं, ठीक है। अब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान में हो सकती है। अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे वाटर है तो H2O है, HCl है, H2SO4 है, CH4 है, तो दीज आर ऑल आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द केमिकल ये आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, कंपाउंड की कंपोजिशन की, कि कंपाउंड किस तरह से मिलके और किस किस से मिलके बना होता है, तो ये केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस ये डेफिनेशन आपको आ सकती है, ठीक है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि आपका कंपाउंड कैसे बना हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर की तो आप उसको सिंबॉलिकली कैसे वाटर स्पेलिंग में लिख देते हो, वाटर WATER वाटर, ठीक है। और अगर आप लोग सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट वाज द केमिकल फॉर्मूला। जैसे आप वाटर को आप लिखते हो अगर H2O, तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए कि दो एलिमेंट्स को आप साइड बाय साइड लिखते हो, पॉजिटिव पहले आता है और नेगेटिव को बाद में लिखते हो। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वाटर में। इसी तरह देखो सोडियम है तो सोडियम पे पॉजिटिव है और कैल्शियम पे भी पॉजिटिव है, क्लोरीन पे और ऑक्सीजन पे, इन सब पे क्या है, पॉजिटिव है। अब ये देखो कि कैल्शियम है और ऑक्सीजन है आपके पास, तो कैल्शियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो कैल्शियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपको CaO देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो जो आपका केमिकल फॉर्मूला है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपके सब्सटेंस के नेम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर को अगर आप लोगों ने केमिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास क्या आएगा, H2O। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड क्या है, इट इज इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। इट इंडिकेट्स द mass of the compound in AMU, atomic mass unit, or grams. It tells the name of element as present in the compound, कि आपके कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो भी बता देता है। अब देखो जैसे वाटर है, आपको तो नहीं पता कि वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे H2O तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। अब टाइप्स ऑफ फॉर्मूला में दो आ जाते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आपका होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड में कितनी परसेंटेज किसकी है, तो दैट वाज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल SiO2 है तो इसमें 1:2 है, यानी कि एक सिलिकॉन है और सिलिका है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 1:2 ये जो आ रही है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज में क्या आता है आपके पास, CH2O, ठीक है। CH2O जो है आपके पास यानी कि एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दिस रेशियो टेल्स अस दैट 1:2:1 मीन्स एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है कि ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर हम लोग फॉर्मूला यूनिट पे जाएं तो जो फॉर्मूला यूनिट है इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर ratios of ions as present in the ionic compound. For example, formula unit of common salt consists of 1
sodium and 1 chloride ion and its empirical formula is NaCl। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट देखें तो एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। अगर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ जाएं तो NaCl लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, एक ही सोडियम है और एक ही क्लोराइड है। अब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाएं तो ये दीज आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स मिलके आपको क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट, हर उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं ये उसकी एक्चुअल अमाउंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6 विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला CH। ठीक है, जिसमें आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, C और H। लेकिन जब आप इसकी एग्जैक्ट C6H6 लिख दी है ना आपने, तो इसका मतलब है 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो मीन्स के आपके पास ये क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH सिर्फ आपने डिस्कस किया है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो मीन्स के दैट ओके कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन जब आप आगे फर्दर उसकी अमाउंट भी बता दोगे कि इतने कार्बन है और इतने हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो HO लिख दोगे तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर आप H2O2 लिखते हो तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ग्लूकोज में क्या था, CH2O, यानी कि ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो जब आप उसका डिटेल फार्मूला लिखते हो C6H12O6 तो इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। Thank you so much. It's all for the today class. Next we will discuss in the next class.